हेलो एवरीवन। हम क्लास 8th ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है मानव संसाधन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मानव जो है वो एक इम्पोर्टेंट संसाधन है। इन सभी के बारे में बात बताई हुई है कि क्लास 8th की ज्योग्राफी में अब तक हमने अलग अलग प्रकार के संसाधनों के बारे में बेसिक बातें डिस्कस की। उन सारे संसाधनों को संसाधन बनाने वाला अगर कोई है तो वो मानव है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि मानव जो है वो किसी भी राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं और मानव की जनसंख्या, उससे रिलेटेड अदर इश्यूज जो हैं उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो मतलब एक मानव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका स्किल बेस्ड होना जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो किसी भी चीज़ को किसी भी संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो हर जगह जो है वो आपको हर तरीके का खनिज देखने को नहीं मिलेगा, हर तरीके का संसाधन देखने को नहीं मिलेगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के संसाधन देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है पूरी पृथ्वी पर, उसी तरीके से मानव जो है वो भी समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यहाँ पर भारत को लेकर के एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। मतलब स्पेशल फोकस करते हुए एक मंत्रालय का निर्माण किया गया जो मानवों को कौशलता देने के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ओके, तो मानव संसाधन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमने डिस्कस की। अब हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या का जो वितरण है वो किस तरीके से फैला हुआ है। देखो, भूपृष्ठ पर मतलब हमारी पृथ्वी पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। मतलब किसी जगह जो है वो डेंसली लोग रहते हैं और किसी जगह जो है वो कई किलोमीटर में भी आपको लोग देखने को नहीं मिलते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों आप समझ रहे हो ना। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों मतलब यहाँ पर आप देखिए ये 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री अक्षांश, जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री अक्षांश तक मतलब उत्तरी ध्रुव तक, और यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब दक्षिणी ध्रुव तक। तो जैसे जैसे उच्चतर अक्षांशों की आप तरफ जाते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है तो लोग वहाँ पर काफी कम रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग जो हैं वो 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। मतलब यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें महाद्वीपों की तो यहाँ पर बता रखा है कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर जो है वो दूसरी नंबर पर अफ्रीका में लोग रहते हैं, यूरोप में लोग रहते हैं, मध्य व एशिया अमेरिका में रहते हैं, उत्तर अमेरिका में रहते हैं, और ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह जो है वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। ओके,
तो यहाँ पर महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या बताई हुई है। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और चाइना। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, अब बात कर लेते हैं जनसंख्या का वितरण हमने देख लिया, अब बात करेंगे जनसंख्या के घनत्व की। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग औसत रहते हैं। कहीं पर कम भी होते हैं, कहीं पर ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन औसत जो है अगर एवरेज निकालें तो 382 लोग प्रति किलोमीटर में रहते हैं। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। ओके, अब जनसंख्या जो वितरण है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब किन किन चीजों की वजह से देखने को मिलता है कि अच्छा यहाँ पर ये चीज अवेलेबल है मतलब लोग ज्यादा रहेंगे, यहाँ पर ये चीज कम है तो लोग कम रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक कारकों की कि जिनकी वजह से जनसंख्या जो है वो इफेक्ट होती है। फर्स्ट है स्थलाकृति। लोग जो हैं वो सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी भागों के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। मतलब जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। बात है सेकंड जलवायु की, तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म हो या अत्यधिक ठंडी हो, जैसे कि सहारा मरुस्थल, रूस का ध्रुवीय क्षेत्र, कनाडा और अंटार्कटिका, मतलब वहां पर जहां पर एक्सट्रीम जलवायु या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो बहुत ज्यादा ठंड हो वहां पर लोग नहीं रहेंगे। जहां पर एक नॉर्मल एवरेज जलवायु रहती है वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे। बात कर लेते हैं मृदा की। जहां पर उपजाऊ मृदा होती है, मतलब कृषि के लिए उपयुक्त भूमि जहां पर मिल जाती है, जैसे कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र जो हैं वहां पर घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां जो है वो घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल जो है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। खनिज, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, मतलब जहां पर खनिज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों की अगर हम बात करें तो जहां पर औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, तो लोग बड़ी संख्या में क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के जो क्षेत्र हैं वहां पर अत्यधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जैसे कि पुणे। ओके, यहाँ पर एक वर्ड बताया गया जीवन प्रत्याशा। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, मतलब एक एवरेज व्यक्ति जो है वो कितने साल जी सकता है उसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। अब बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन की। देखो, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। विश्व की जनसंख्या जो है वो स्थिर नहीं है, समय के साथ में उसमें परिवर्तन देखने को मिला है। तो मानव इतिहास की एक लंबी अवधि में अगर हम देखें तो सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उस समय जो है वो उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि दर जो है वो 1800 तक काफी कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, मतलब तिगुनी जनसंख्या हो गई 150 सालों में। और 1999 में, मतलब लगभग 30 वर्ष की अवधि में ही जनसंख्या जो है वो दुगनी, मतलब पहले 3 अरब थी 1959 तक, फिर हो गई 6 अरब। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर जो है वो और भी ज्यादा बनी रही। जन्म दर तो ज्यादा बनी रही, मृत्यु दर कम हो गई, क्योंकि जो है वो हमने टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर ली, इस तरीके की मेडिसिन बना ली कि बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु ही ना हो सके।
तो जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या जो है उसको मापा जाता है, उसको बोलाता है जन्म दर। मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मापा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो यहाँ पर विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि है उसके बारे में बता रखा है कि किस तरीके से जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2025 में जनसंख्या जो है वो लगभग 8 मिलियन जो है 8,525 मिलियन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ और बेसिक बातें बताई हुई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ बेसिक फैक्ट हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। देखो, जब मृत्यु दर जो है वो जन्म दर से अधिक हो जाए, मतलब मृत्यु दर जो है वो कम हो जाए और जन्म दर जो है वो ज्यादा हो जाए, मतलब पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा दिखने लग जाएगी, इसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या स्थिर मतलब मृत्यु जन्म दर और मृत्यु दर, जितने लोग जन्म ले रहे हैं, मतलब 5 लोग जन्म ले रहे हैं और 5 लोगों की मृत्यु हो रही है, तो जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। जनसंख्या में कमी क्या होती है? जन्म दर तो कम हो, बच्चे तो कम पैदा किए जाए और लोगों की मृत्यु दर जो है वो ज्यादा होने लग जाए, डेथ लोगों की ज्यादा हो रही है, तो जनसंख्या में इसको बोलते हैं कमी। ओके, तो जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से दूसरे देश, एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। किसी देश को जो छोड़ करके लोग गए उनको बोला जाएगा उत्प्रवासी, और किसी देश में जो लोग आए बाहर से उसको बोला जाएगा अप्रवासी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। अप्रवास मतलब इन देशों में लोगों ज्यादा से ज्यादा आए हैं। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिनसे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मतलब उत्प्रवास जो है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति ये है कि लोग हमेशा क्या करेंगे? अच्छे संसाधनों की खोज करेंगे, कि जहाँ पर अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे रोजगार के अवसर मिल जाए, वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसीलिए लोग जो हैं इन अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं और देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, तो उसका बेसिक रीजन यही है। अब जनसंख्या परिवर्तन के कुछ प्रतिरूप हैं। देखो, अगर पूरे विश्व में हम देखें तो जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो अलग अलग है। कहीं पर जो है वो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कहीं जनसंख्या में कमी देखने को मिल रही है, कहीं जनसंख्या जो है उसमें संतुलन बना हुआ है। यद्यपि अगर हम देखें, ओवरऑल देखें, तो विश्व की कुल जनसंख्या जो है वो तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में ये वृद्धि जो है अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देश जैसे कि केन्या, वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, मतलब खूब जन्म ले रहे हैं बच्चे और खूब लोगों की मृत्यु भी हो रही है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर तो अभी भी ऊंची बनी हुई है, जिससे वृद्धि दर जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कुछ और देश जैसे कि यूके, वहां पर निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर की दर जो है मंद है, मतलब जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, तो बैलेंस वहां पर बना हुआ है, ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो, मैप के थ्रू बता रखा है कि कौन से क्षेत्र में कितनी दर जो है, जनसंख्या दर जो है देखने को मिल रही है। तो हमारे भारत में अगर हम देखें तो जनसंख्या दर काफी कम देखने को मिल रही है। ये जो अफ्रीका देश है या फिर अगर हम देखें जो हमारे पश्चिमी एशिया वाले देश हैं, वहां पर जनसंख्या दर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे जनसंख्या संगठन की, तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान जो है बहुत ही घने प्रदेश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। मतलब किस देश की कितनी जनसंख्या है उसका उस देश के आर्थिक विकास के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। मतलब किस देश में किस तरीके के लोग रहते हैं, अगर वो इस तरीके के लोग हैं, मतलब उनको स्किल है, तो वो उस देश के अपग्रेड के लिए, उस देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, नहीं तो उसके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाएंगे। ओके,
तो लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जैसे लोग बता रहे हैं, मैं किसान हूँ, मैं घर की देखभाल करता हूँ, मैं पुल बनाता हूँ, मैं सिर्फ पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। तो यहाँ पर लोगों का काम है, उससे आप समझ सकते हो कि देखो प्रत्येक व्यक्ति का संभाव के लिए एक संसाधन के रूप में है और समाज में उनका कोई ना कोई योगदान होना चाहिए। तो किसका कितना योगदान है, किसी देश की जनसंख्या का उस देश के विकास में कितना योगदान है, ये उस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारे ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, किसकी कितनी आयु वर्ग है, कितने शिक्षित हैं, कितने किस व्यवसाय में लगे हैं। तो एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की जो रुचिकर विधि है उसको बोलते हैं जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड जो है वो दर्शाता है कि कुल जनसंख्या कौन कौन से आयु वर्गों में विभाजित है, जैसे कि 5 से 9 वर्ष के आयु वर्ग में कितने बच्चे हैं, 10 से 14 वर्ष में कितने हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं। ओके, 15 वर्ष से जो नीचे, तो यहाँ पर देखो बता रखा है एक जनसंख्या पिरामिड को आप इस तरीके से समझिए। ये आपकी जो छोटे बच्चे हैं उनकी जनसंख्या को, फिर ये उससे बड़े बच्चे हैं उनकी जनसंख्या को, फिर उससे बड़े बच्चे हैं उनकी जनसंख्या को, और यहाँ पर जो मेन जो बूढ़े लोग हैं उनकी जनसंख्या को। ये जो आसमानी कलर है ये आपको पुरुषों की संख्या और ये स्त्रियों की संख्या को। ओके, तो यहाँ पर देखने को आपको पता चल रहा है कि पहले बच्चों की संख्या खूब है, लेकिन शाम के साथ टाइम के साथ फिर डिक्रीज हुई। मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक तरीके से कम यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा, 15 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं और 60 से 65 साल के जो लोग होते हैं, ये हमारे देश के अपग्रेडेशन के लिए जरूरी होते हैं। ओके, तो किसी भी ये जो ग्राफ यहाँ पर पिरामिड जो दर्शाया है, ये सबसे निचला भाग जो है वो जन्म के स्तर को दर्शाता है और ऊपर का आकार जो है वो वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाता है, मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड में एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के, ये आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। ओके, तो देखो यहाँ पर अलग अलग पिरामिड है, जैसे कि ये भारत का पिरामिड है कि भारत में लोगों की जो जन्म दर है उतनी ही बनी हुई है, मतलब एक तरीके से जो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पर है। ओके, दूसरा यहाँ पर बता रखा है जापान का पिरामिड। तो देखो यहाँ पर जन्म दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और एक तरीके से जो प्रौढ़ फिर जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है जापान में, और जन्म दर जो है वो काफ़ी कम है। तो हमारे भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए है बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उसमें अधिकतर की मृत्यु जो है वो बचपन में ही हो जाती है। कुछ लोग बड़े हो जाते हैं और इसलिए वहाँ वृद्ध लोग जो हैं वो काफ़ी कम है, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है। ओके, वृद्ध लोग काफ़ी कम है, लोगों की जो मृत्यु है वो पहले ही होने लग जाती है। ये केन्या के पिरामिड में दर्शाया हुआ है। जिन लोगों में मृत्यु दर जो है वो कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। भारत के पिरामिड में मतलब जिन लोगों ने जन्म लिया वो काफ़ी लंबे टाइम तक जी रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो काफ़ी अच्छी हैं। ओके, और यहाँ पर जापान के बारे में बताया है कि जापान जो है वो कम जन्म दर वाला देश है। मतलब इसका देखो यहाँ पर जो बच्चों का जन्म है वो काफ़ी कम हो रहा है और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग जो हैं वो वृद्ध आयु तक पहुंच पाते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। हमारे पास में जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के पास, लेकिन जो यूथ है ना वो हमारे ग्रोथ के लिए काम करे, हमारे लिए एक डिजास्टर ना बन जाए, इसके लिए भी जरूरी है कि यूथ का स्किल बेस्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम है वो लॉन्च की जाती हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट किया है क्लास 8th ज्योग्राफी का, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें बेसिक बातें बताता है कि किस तरीके से किन रीजन की वजह से लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।